Hello class 11 students. We are continuing with lecture 2 of atomic structure. Lecture 1 में बेटा हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से समझ लिया था by the help of कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था हमने। जूलियस प्रकर ने लो प्रेशर पर गैसेस को फिल करके उसमें से डिस्चार्ज पास किया था। उसको पास करने से हमें कुछ इनविजिबल रेज आती हुई मिली थी, जो रेज जाकर एनोड की वॉल के बिहाइंड हिट कर रही थी और ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद हमने कैथोड रेज को स्टडी किया। कैथोड रेज को स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा कि हर एटम डिविजिबल है और हर एटम में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पाई जा रही है, और उन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन कहा था। कल भी मैं इस चीज को इंट्रोड्यूस कर चुकी थी कि जैसे ही आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मिली, वहीं से क्लियर हो गया कि एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी जरूर प्रेजेंट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने की वजह से ही एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाता है। तो एनोड की डिस्कवरी के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद, सारा का सारा फोकस साइंटिस्ट का इस बात पे चला गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज दूसरी स्पीशीज क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो अपरेटस डिजाइन किया गया यहाँ, वो कैसा डिजाइन किया गया। देखिए, बेसिक तो सेम था, बस इस बार जो कैथोड ली गई वो छेद वाली ली गई, परफोरेटेड कैथोड, और एनोड यही था। दिस वाज मेटल एनोड। एनोड पे एनायंस में आना है, तो एनोड कैसी चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। और ये है परफोरेटेड, छेद का परफोरेटेड मेटल कैथोड, है ना, होल्स वाली परफोरेटेड मेटल कैथोड। कैथोड के ऊपर कैटायन था, तो इस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से। फिर से यहाँ वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे, 10,000 वोल्ट्स का हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्ट्स का हाई वोल्टेज। यहाँ पर वैक्यूम पंप डालेंगे एक, ठीक है, वैक्यूम पंप डालेंगे, और वैक्यूम पंप डालने के बाद यहाँ हम फिल करेंगे गैस एट लो प्रेशर। आपने गैस को फिल कर रखा है यहाँ पे लो प्रेशर। तो ये परफोरेटेड मेटल कैथोड है, इधर मेटल एनोड है, हाई वोल्टेज आपने पास किया। आपको पता है कि जब ये होता है तो मेटल कैथोड इलेक्ट्रॉन फेंकता है, इलेक्ट्रॉन गैस को आयोनाइज कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स तो इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से इस तरह से इस एनोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और कैथोड की तरफ से आता है। तो इन इनविजिबल रेज को हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज नाम देते हैं। उधर एनोड लगा हुआ है, तो इधर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर कैथोड भी प्रेजेंट है, उधर एनोड प्रेजेंट है, इधर कैथोड प्रेजेंट है। रास्ते में गैस आयोनाइज होती चली जा रही है, तो ये जो जी पॉजिटिव पार्टिकल हैं, ये भी तो इस नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में इधर की तरफ आएंगे। तो कैथोड की तरफ भी एनोड की साइड से कुछ पॉजिटिवली स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज अप्रोच कर रहे हैं। इन इनविजिबल रेज को भी क्या कहा गया? एनोड रेज। और यहाँ पर आपने फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जो था वो कोट किया हुआ था, तो परफोरेटेड कैथोड लेने से यहाँ भी ग्लो प्रोड्यूस ग्लो मिलने लगे। ठीक है, परफोरेटेड छेद वाली क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैवियर है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सिर्फ थिन शीट्स तक है, बहुत थिन हुई तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, थिन शीट्स में ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो अच्छे से जो लेने के लिए हमने क्या किया, इस कैथोड में परफोरेशन छोड़ दी, होल्स छोड़ दी, जिससे ये B+ पार्टिकल्स हैं रेडीली इस कैथोड को क्रॉस कर पाएं, और कुछ ना कुछ हमें पता लग पाए कि यस डेफिनेटली देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज, जिसने जो है क्रॉस किया किसको? जिसने क्रॉस किया इन मेटल कैथोड्स को और स्ट्राइक किया जाकर कहाँ पर? इस एनोड के पीछे। तो बेसिकली जो G+ पार्टिकल्स हैं यहाँ, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स हैं, वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल कुछ इस तरह से इधर जाएंगे। इन रेज को
पॉजिटिव रेज भी कहा गया। ठीक है, फिर इनकी भी ऑब्जर्वेशंस ठीक वैसे ही डिस्कस की गई जैसे कैथोड रेज की डिस्कस की गई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ऑलमोस्ट सारी सेम है, बस एक चार्ज ऑपोजिट है ना। दूसरा पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं है। ओरिजिन का डिफरेंस है, चार्ज बाय मास का डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टीज जो सेम है इसकी कैथोड रेज से, वो क्या है? फर्स्ट, एनोड रेज also travel in straight line। एनोड रेज भी कहाँ ट्रेवल करती हैं? एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब क्या हुआ? एनोड रेज का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब हो गया कि ये जो एनोड रेज हैं, अगर इनके रास्ते में आप कोई ऑब्स्टेकल रख दो तो ये उस ऑब्स्टेकल की क्या कर देंगे? शैडो कास्ट कर देंगी, परछाई बना देंगी। और जैसे ये उस ऑब्स्टेकल की शैडो कास्ट कर देंगी तो इसका मतलब है कि ये कैसे ट्रैवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेम बिहेवियर वाज शोन बाय कैथोड रेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम, एनोड रेज आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी, एनोड रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट। एनोड रेज में भी मैकेनिकल इफेक्ट होता है। एनोड रेज में भी मैकेनिकल इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एनोड रेज के रास्ते में अगर आप कोई रोटेटिंग पैडल रख देंगे तो एनोड रेज उस पैडल को क्या कर देंगी? रोटेट करना शुरू कर देंगे। तो एनोड रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट। थर्ड वन, एनोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट आल्सो। कोई फिलामेंट रख दोगे तो वो फिलामेंट जो है वो हीट अप हो जाएगा, है ना। तो एनोड रेज का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एनोड रेज के पास मैकेनिकल इफेक्ट है। एनोड रेज का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एनोड रेज हैव पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर तो है बट लेस है किसके कंपैरिजन में? कैथोड रेज के कंपैरिजन। एनोड रेज हैव पेनिट्रेटिंग पावर but lesser than कैथोड रेज। पेनिट्रेटिंग पावर तो है लेकिन कैथोड रेज के कंपैरिजन में इनमें जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लेसर है। तो 4 पॉइंट्स जो कॉमन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। फिफ्थ पॉइंट मैंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। फिफ्थ पॉइंट, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज का ओरिजिन कहां से हुआ है? देखो बेटा, एनोड रेज के ओरिजिन की बात करें तो कैथोड रेज का ओरिजिन कहां से हुआ था? फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड इटसेल्फ, है ना। ये देखो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन एनोड रेज का जो ओरिजिन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इस गैस पार्टिकल से हो रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एनोड रेज आर ओरिजिनेटेड within the space present between anode and cathode. On the contrary, cathode rays were originating from the material of cathode itself, but anode rays are not originating from the material of anode, rather they are being originated from the space present in between anode and cathode. तो लिख क्या सकते हैं about origin के बारे में लिख सकते हैं कि anode rays are originated from the space present in between anode and cathode। ठीक है, तो जो एनोड और कैथोड के बीच का स्पेस है उस स्पेस से ओरिजिनेट हुई हैं कौन सी रेज? एनोड रेज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो डिफरेंस था। सिक्स्थ पॉइंट भी डिफरेंट है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? E by m या चार्ज बाय मास रेशियो।
स्पेसिफिक चार्ज E by m, चार्ज बाय मास रेशो। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज को कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। 6th वन is स्पेसिफिक चार्ज E by m और चार्ज बाय मास रेशो। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस filled in the discharge tube। ठीक है, फिर से कंपेयर करते हैं इसी कंसेप्ट को किस कंसेप्ट से। पिछले कंसेप्ट में यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कहा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि ये जो चार्ज बाय मास रेशो है गैस का, ये जो गैस का चार्ज बाय मास रेशो है कैथोड रे में वो डिपेंड नहीं कर रहा था। आप कोई सी भी गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दो, कैथोड रेज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी थी और इलेक्ट्रॉन का यूनिवर्सल पार्टिकल्स, तो वहां पर इस वजह से चार्ज बाय मास रेशो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कोई भी सिस्टम कोई भी गैस आपने फिल की है। लेकिन एनोड रेज जो है वो इन गैसेस आयंस की कॉम्पोजिशन से बनी है, गैसेस कैटायंस की कॉम्पोजिशन से बनी है। तो अगर आप नाइट्रोजन लोगे, जो गैसेस कैटायन बनेगा वो N पॉजिटिव बनेगा, इसका E by m देखा जाएगा। और अगर आपने गैस हाइड्रोजन ले ली तो H प्लस आयन बनेगा, इसका E by m देखा जाएगा। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग गैसेस कैटायंस बनेंगे जिनका E by m जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जितनी भी एनोड रेज हैं उनका जो E by m रेशो है वो डेफिनेटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस को इधर फिल किया है ना। अब क्या किया गया कि अब अलग अलग गैसेस के लिए E by m अलग अलग आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने चूज किया जिस गैस के लिए ये E by m रेशो लाइटेस्ट है ना, तो डिस्कस करते हैं। E by m ratio was maximum for H plus और इसी H plus को फंडामेंटल या फंडामेंटल अगर आप एटम को कहते हैं तो इसको कहते हैं सब फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम दे दिया गया, सब फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन, है ना। तो मतलब अगर N प्लस का E by m रेशो अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब उसमें H प्लस आयंस का जो नंबर है वो अलग अलग है। तो बेसिकली H प्लस आयन को ही क्या कहा गया है, एक प्रोटॉन कहा गया। आप H का स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, H प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो H प्लस के पास बेसिकली अब क्या बच गया, एक प्रोटॉन। उसी एक प्रोटॉन को सब फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन मान लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है, डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो बेसिकली किसको जाता है, E गोल्डस्टीन को जाता है। ठीक है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, E गोल्डस्टीन ने। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और प्रोटॉन का जो नाम आ रहा है दैट इज डिस्कवर्ड बाय E गोल्डस्टीन। ठीक है, तो जब इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज देखा गया तो दिस चार्ज वाज सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सेम 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, और इसका जो मास देखा गया that was found to be 1.6 into 10⁻⁻27 kg। तो अगर मैं इनका चार्ज बाय m रेशियो देखूं फॉर प्रोटॉन बेटे वो कितना आएगा, that would be 1.6 into 10⁻⁻19 by 1.6 into 10⁻⁻27. This comes out to be 10⁻⁻19 plus 27. This comes out to be 10⁸ coulomb per kg. That is equal to 10⁸ coulomb per kg.
अभी तक जो है वो डिस्कवरी हमने डिस्कस कर ली किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करें तो क्या पाया जाता है, देखें। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर ही करूँ आपको अभी, तो इधर इलेक्ट्रॉन और इधर प्रोटॉन, ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए थे? डिस्कवरर कौन था? चार्ज क्या होता है इनपे और दोनों का मास क्या है। इन चार चीजों के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सपेरिमेंट लगाया गया था दैट वाज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन को किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। जबकि प्रोटॉन को किस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। प्रोटॉन को किस एक्सपेरिमेंट से हमने कंपेयर किया था, डिस्कवर किया था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन था बेटे? जे थॉमसन। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था, लेकिन जो अल्टीमेटली क्रेडिट मिला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए वो किसको मिला? जे थॉमसन। और अगर प्रोटॉन का डिस्कवरर आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन का डिस्कवरर वाज ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, राइट। चार्ज बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता, बोथ आर इक्वल इन चार्ज, बट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बोथ इज ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, प्रोटॉन्स पे 1.6 × 10⁻19। मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम 9.1 × 10⁻31 kg। और अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन का मास है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज टू बी कंपेयर्ड, तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1840 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो किसके बराबर होगा? एक प्रोटॉन के मास के बराबर। मतलब ऑलमोस्ट 1840 इलेक्ट्रॉन्स मिलके उतना मास गैदर कर पाते हैं जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट होता है। इसीलिए while considering atoms weight, while considering atoms weight of electron is neglected, weight of electron is neglected। क्यों? as it is very much lesser than, as it is very much lesser than the mass of proton। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होने की वजह से जो एटम का मास है वो हम सिर्फ किसकी वजह से कंसीडर करने लगे कुछ टाइम पर? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। अब इसी पॉइंट की वजह से ही बेटा नेक्स्ट डिस्कवरी के लिए हमें बेसिस मिलेगा। क्या बेसिस मिलेगा? कि सपोज हमने एक एलिमेंट लिया, आप सबको पता है सोडियम रिप्रेजेंटेड बाय Na, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। अगर एटम में ये दो ही सब फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, तो जो सोडियम का मास है वो भी सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए? प्रोटॉन। तो सोडियम का मास भी कितना आना चाहिए था? 11। लेकिन आप सबको पता है सोडियम का एटॉमिक मास 11 ना आके क्या आता है? 23 आता है। इसका मतलब देयर इज स्ट्रिक्ट नीड ऑफ another sub fundamental particle to be discovered which is present in an atom, जो चार्ज में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि चार्ज को आपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करवा लिया, चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, लेकिन मास में उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर आता है। तो अब सभी साइंटिस्ट का जो
स्टडीज थी वो इस तरफ मुड़ गई कि एटम में कोई ऐसा और सब फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, मतलब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वो मास में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और मास में कंट्रीब्यूशन दे रहा है जिसकी वजह से ही एक एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन्स के मासेस के सम के बराबर नहीं आ रहा, उससे वेरी कर रहा है। तो उस पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई इसको भी हम डिस्कस करते हैं। उस पार्टिकल का नाम बेटा क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कवरी करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं एक्चुअली, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल को नाम क्या दिया गया था बेटा? न्यूट्रॉन दिया गया था। न्यूट्रॉन एटम में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में कैसे पता लगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चांस, मतलब एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक जो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे थे। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट करता है। आप 10th में केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए हैं ना, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेती है। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि जनरल केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने के साथ साथ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे या प्रोटॉन्स पार्टिसिपेट करें, उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। जेम्स चैडविक एक वेल नोन साइंटिस्ट जो हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस बड़ा परफॉर्म करवाते थे। उन्होंने क्या किया, he bombarded beryllium atoms by alpha particles। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एटम क्या होता है? बेरिलियम एक एटम है, एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मास नंबर 9 होता है। इन बेरिलियम एटम्स पे बम्बार्ड करवाने शुरू कर दिए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन, ठीक है? या मैं इसे मतलब इसका कहने का मतलब है Hg++ या Hg2+, ये है अल्फा पार्टिकल। या सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ, और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज आल्सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अभी डिस्कवर नहीं किया हमने, लेकिन हमें अपने 10th की नॉलेज से बता सकते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है ना हीलियम का, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिए, मैं इसको हीलियम प्लस भी कह सकती हूँ। ये क्या था? मेरे पास हीलियम एटम था, ये हीलियम एटम था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकलवा दिए, मेरे पास सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बच गया। इसे ही मैं क्या कह रही हूँ? अल्फा पार्टिकल, ठीक है? तो यही क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल। जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन बेरिलियम एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 4 2 4 इस तरह से ना, पॉजिटिव में चार्ज है 2+, तो चार्ज आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसके नीचे लिख दो अल्फा पार्टिकल, समझ में आ जाएगा। इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाया, बहुत तेजी से इसके ऊपर फैलना शुरू कर दिया, तो ये कंबाइन हो गए विद न्यूक्लियस और एक स्पीशीज को मिली कार्बन कार्बन। साथ में देखो 4 और 2 6 प्रोटॉन्स को कंजर्व हो गए 6, मास देखो 9 और 4 कितना हो गया 13, यहाँ आ रहा है 12, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल स्पीशीज मिली है ना। इस न्यूट्रल
स्पीशीज को ही क्या कह दिया गया, न्यूट्रॉन कह दिया। ठीक है, तो बाय चांस जब जेम्स चैडविक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे थे, बेरिलियम के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते समय उनको ये न्यूट्रल पार्टिकल जो है, ये न्यूट्रल पार्टिकल देखने को मिला, और इसी न्यूट्रल पार्टिकल को ब्रिटिश में क्या कहते हैं ना, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन वाज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, but its mass was approximately, not exactly but approximately same as that of proton। इसका जो मास था वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर ही पाया गया। तो बेरिलियम 94, हीलियम 24, कार्बन 6 12 प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हीलियम एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इस तरह से उसको बम्बार्ड करवाया, तो इस बम्बार्डमेंट में न्यूट्रॉन जो है वो हमें मिला। तो बस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हमें इतनी ही चीज डिस्कस करनी है। तो अभी तक हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इनके E/M की बात कर चुके हैं दोनों के। इसका E/M तो फाइंड ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। तो जो हमने कंटेंट्स लिखे थे फर्स्ट लेक्चर में कि हमने किन कंटेंट्स में इस चैप्टर को पूरा करना है, तो उसमें से जो पहला कंटेंट था जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की थी, तो तीनों सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी जो है वो हम कर चुके हैं। अगर मैं इसको समाप्त करना चाहूँ तीनों को, तो कैसे कर सकते हैं, देखें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, चार्ज -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्स प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्स, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, राइट। इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻⁹ coulombs, protons plus 1.6 × 10⁻⁻⁹ coulombs, and neutron is neutral। मास की बात करूँ तो प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे मास 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 kg, और एक्चुअली 1.625 और ये होता है 1.675, और कितने डेसिमल पॉइंट पे जाके डिफरेंस है, तो इसलिए काउंट नहीं करते, ऑलमोस्ट सेम कर लेते हैं 1.6 × 10⁻27 kg। बेटर नहीं होने के लिए मैं इसके आगे अप्रोक्सीमेशन करूँगा। और लास्टली हम देख लेते हैं एक बार फिर से डिस्कवरर्स के नाम। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर सर J.J. थॉमसन, प्रोटॉन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, राइट। सो दिस इज द कंटेंट 1 ऑफ आवर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना था। हमें सभी सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को डिस्कस करना था, और जितना भी हमने स्टडी किया उसके बेसिस पे जो चीज़ हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो हमने लास्ट में समराइज कर दी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का चार्ज क्या होगा, इनका मास क्या होगा, इनके डिस्कवरर कौन कौन थे, उन सबको हमने जो है अब इस तरह से कंपेयर कर लिया। कंटेंट 2 जो इस चैप्टर का है वो डील करता है विद द एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला मॉडल दिया गया वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। हालांकि इस मॉडल को बहुत ज़्यादा अप्रेज या इस मॉडल को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, लेकिन हिस्टोरिकली जो सबसे पहला अटेम्प्ट था ये एक्सप्लेन करने का कि आपने ये तो बता दिया कि एटम डिविजिबल है और उसमें ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स,
ये किस तरह से पाए जाते हैं, कैसे प्रेजेंट है, इस सब को भी डिस्कस करना है हमने अंडर द कंसेप्ट या अंडर द टॉपिक एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, अब सबसे पहला मॉडल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ इस मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी, इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये मॉडल क्या कहता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, देखते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along the outer periphery of an atom। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि सपोज ये आपका एटम है, राइट, ये आपका एटम, ठीक है, ये आपका एटम, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस एटम की पेरिफेरी पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर में सारे प्रोटॉन जो हैं वो एक जगह सेंट्रलाइज होने की बजाय पेरिफेरी पे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर डीपली एम्बेडेड, electrons are deeply embedded into this sphere like seeds of watermelon are embedded in its pulp। ठीक है, तो जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर उसकी सीड्स दसी हुई होती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, तो these are embedded electrons। This was the view of atom as per according to Thomson। थॉमसन ने जो एटम का व्यू दिया वो ये व्यू दिया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पेरिफेरी पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीपली एम्बेडेड है एक एटम के बिल्कुल अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो एटम के अंदर पाए जा रहे हैं लेकिन जितने भी प्रोटॉन्स हैं सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटर पेरिफेरी पर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये मॉडल ऑफ एटम को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इस मॉडल ऑफ एटम के अगेंस्ट। लिमिटेशंस क्या क्या है? ठीक है, पहली लिमिटेशन पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन सी जगह ले रहे हैं, है ना? न्यूट्रॉन्स की पोजीशन को नहीं बताया गया। न्यूट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन्स की पोजीशन को आप कुछ भी कहते यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर। दूसरा कि इफ इलेक्ट्रॉन्स वर डीपली एम्बेडेड, अगर इलेक्ट्रॉन्स डीपली एम्बेडेड होते देन हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन various chemical reactions।
पार्टिसिपेंट होता है वो पार्टिसिपेंट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर थॉमसन्स के मॉडल को सही माने तो इलेक्ट्रॉन्स जो इतने डीपली एम्बेडेड हैं, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से गेन हो जाना या उन इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से लॉस कर दिया जाना, क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं पॉसिबल हो पाता। तो इसका मतलब ये जो व्यू इसने दिया ये कंप्लीटली डिस्कार्डेड था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रोटॉन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। और अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव स्फीयर होता तो कुछ भी नेगेटिव चीज इसके पास लाते तो अट्रैक्शन मिलना चाहिए था इसको, और कोई भी पॉजिटिव चीज लाते तो इससे रिपल्शन मिलना चाहिए था। तो ऐसा भी सिग्निफिकेंटली कुछ भी देखा नहीं गया, इसलिए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिस्टोरिकली ये वो पहला मॉडल ऑफ एटम था जो एक्सप्लेन किया गया, पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के सब फंडामेंटल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ एटम हमें मिला, जिससे हमें ये पता लगा कि एक एटम में शेल्स और न्यूक्लियस होते हैं, तो मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जिस मॉडल ऑफ एटम से की गई, दैट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो अपने लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे विद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ एटम पर पहुंचा कैसे? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? हमें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने हैं। उन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस ली और उन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड किन कंक्लूजन्स तक पहुंचा, उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करके फिर रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अपना क्या मॉडल प्रेजेंट किया, उस मॉडल की क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, फीचर्स थे, उस मॉडल की क्या क्या कमियां थी, लिमिटेशंस थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 3 में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम।